allow to rest. Properly water. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here happy and thankful to you. सर ये तो टट्टी है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने अरे कहना क्या चाहते हो? इतिहास में अगर किसी पार्टी ने नफरत, समाज में वैमनस्य और अलोकतांत्रिक व्यवहार को बढ़ावा दिया है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। भाजपा जब जब सत्ता में आई तब तब उसने समाज में जहर बोने का काम किया। बात तो सही है। और उसी नफरती जहर ने आम जनता की खुशियों को अपने भीतर लील लिया। भाजपाइयों की इस नफरत की राजनीति के कारण आज जनता को कितनी ही तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन अब तो यकीन से परे है कि आखिर क्यों भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ऐसी कौन सी सत्ता की सनक भाजपाइयों के दिमाग में बैठ गई है जो सामने वाले को इंसान मानने तक को राजी नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाजपा की ये नफरत की कहानी आज से नहीं बल्कि उस दौर से है जब भाजपा का अस्तित्व तक नहीं था, क्योंकि जिस विचारधारा का पोषण करने वालों ने भाजपा की नींव डाली उनकी आत्मा में ही नफरत बसती थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उसी विचारधारा ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोलियों से छलनी किया। लेकिन एक सच ये भी है कि भाजपा और संघ की नफरत ने कितना भी देश को बर्बाद करने की कोशिश की हो, लेकिन अंत में जीत गांधी जी की विचारधारा की ही हुई। मजा नहीं आ रहा है। जब भाजपा को किसी की बात नहीं जचती तब भाजपा के नेता धमकी देने पर उतारू हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ लोकसभा में, जब विपक्षी सांसदों के भाजपा के दमन पर सवाल उठाने के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अहंकार और अट्टहास से भरे लहजे में कहा, लवणे भोजन। एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। वाह लेखी मैडम वाह, आप भी अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर हैं, जो बस धमकी देकर खुद को राष्ट्र नेता समझने की भूल कर लिया करते थे। लेखी मैडम आंखें खोलिए और अपने सामने बिखरा वो सच देखिए जहां भाजपा की नफरत की नाव अब डूबने के कगार पर है और नफरत की नीति का बहुत जल्द अंत होने वाला है। 2024 के बाद न भाजपा सरकार रहेगी और न ही नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोगों का फर्जी अहंकार। आई एम सॉरी बाबू। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। Allow to rest. Properly water. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? आपको जवाब दे दूं, ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें 32 रुपए लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। राज्य सरकार। मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। अच्छा, जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। बस हवा निकल गई।
अरे मोदी है तो मुमकिन है। You don't believe the Chief Minister N. Biren Singh when he says that this is his fight against drugs? No, he's not fighting. He's a part of it. He's a part of the drug cartel. He's protecting them. He's their patron. The primary responsibility and the accountability should be borne by the head of the government. Chief Minister. Yes. He is responsible for everything. He will be blamed automatically, naturally, by both the communities because people are suffering. Why he is trying to put the blame on the people instead of taking up his responsibility and holding himself accountable for his failure? Prime Minister of India has not given a statement about the happening in Manipur except for the 30-second long statement that was given on the viral video. He hasn't issued any statement of what is taking place in Manipur till now. पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। 3 साल में 13 लाख महिलाएं लापता। मोदी काल में बेटियों का जीना मुहाल हो चुका है। कहीं स्कूलों से बेटियां लापता हो रही हैं, तो कहीं सड़कों से उन्हें उठाया जा रहा है। कहीं चलती गाड़ी से अपहरण कर लिया जाता है, तो कहीं कॉलेजों से उन्हें गायब कर दिया जा रहा है। बेटी घर से निकली है तो वो सुरक्षित लौट आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी सरकार में बेटियों को पालना और उसकी इज्जत आबरू बचाए रखना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि देश भर में महज 3 साल में 13 लाख महिलाएं लापता कर दी गईं। 2019 से 2021 के बीच लापता हुई 13 लाख महिलाओं में से 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं लापता हैं, तो वहीं 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई हैं। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई। सवाल पैदा होता है कि देश की ये बेटियां लापता होकर कहां जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि ये भाजपाई गुंडों की हवस का शिकार बन रही हैं। भाजपा का एक घड़ा महिला तस्करी के कारोबार में लिप्त पाया गया है। भाजपा के गुंडे कहीं देह व्यापार चला रहे हैं, कहीं बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, कहीं बलात्कारियों की रिहाई के लिए रैली निकाल रहे हैं, कहीं सरकार में बैठे भाजपाई बलात्कारियों को पुलिस संरक्षण दे रहे हैं। मोदी सरकार देश की बेटियों के लिए एक कहर बनकर आई है। इस सरकार में गुंडों, हत्यारों और बलात्कारियों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो जहां चाहें बेटियों को अपने जुल्म का निशाना बना लेते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। जुमलों और झांसों में ना आओ, भाजपा से बेटी बचाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।